Hello guys, welcome to our channel. Guys, in last video we have seen कि डायरेक्टर्स के सर्विसेज पे जीएसटी कब लगता है और कब नहीं लगता है। तो हमने वहाँ पे कंक्लूड किया था अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है तो जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो शेड्यूल 1 से बाहर हो जाता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन की वजह से। अब अगर डायरेक्टर्स कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो जीएसटी आता है बट अंडर आरसीएम आता है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सारे सर्विसेज जो डायरेक्टर्स से लिए उस पे आरसीएम आएगा कि खाली ऐसे सर्विसेज जो डायरेक्टर्स ने अपने डायरेक्टर्स की कैपेसिटी में दिया है उस पे आरसीएम आएगा। तो इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे आरसीएम का लिस्ट, उसमें सिमिलर और 3 एक्टिविटी है और 3 लिस्ट है सिमिलर। जैसे कि अगर इंश्योरेंस एजेंट कुछ अगर सर्विसेज इंश्योरेंस कंपनी को देता है तो उस पे इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम पे करेगा। और सेम अगर रिकवरी एजेंट कुछ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ सर्विसेज देता है तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस पर आरसीएम पे करेंगे। और बाद में एक लास्ट में ऐड हुआ इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगर डीएसए कुछ सर्विसेज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देता है तो उस पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जीएसटी पे करेगा अंडर आरसीएम। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इसको एनालाइज करेंगे ये लिस्ट को तो यहाँ पे कैपेसिटी की बात कर रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि अगर आपने XYZ बंदे एबीसी बंदा रमेश सुरेश से कुछ सर्विसेज लिया तो उस पे ये आपको आरसीएम पे करना है। यहाँ पे कैपेसिटी दिया है, एक पोस्ट दिया है, जैसे डायरेक्टर्स की डायरेक्टर से सर्विस लिया आपने, इंश्योरेंस एजेंट से लिया, रिकवरी एजेंट से लिया, डीएसए से लिया। तो यहाँ पे एक पोस्ट की बात कर रहा है, वो इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है। फिर आता है कि जैसे हम लोग का क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टर्स ने अगर कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे दिया है कंपनी को तो उस पे जीएसटी पे कौन करेगा। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी अराइज होता है क्योंकि सब सेम है। यहाँ पे सब चारों के लिए एक पोस्ट की बात कर रहा है, ये एक कैपेसिटी में ये लोग आके कुछ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो हम लोग सेम पूछ सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट ने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे इंश्योरेंस कंपनी को दिया तो कौन पे करेगा जीएसटी। रिकवरी एजेंट ने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया बैंक को तो कौन पे करेगा। डीएसए ने अगर बैंक को कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया तो कौन पे करेगा जीएसटी। तो जब डीएसए इंट्रोड्यूस हुआ था आरसीएम के अंदर तो उन्होंने काउंसिल ने अपना पूरा रीजन दिया था कि डीएसए को आरसीएम के अंदर लाने का उनका रीजन क्या है। तो सबसे पहले डीएसए होते कौन है। डीएसए होते हैं एक एजेंट होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं बट वो कंपनी को लोन के कस्टमर लेके आते हैं और उस पे कंपनी बैंक उनको कमीशन पे करता है। तो एक बैंक के पास थाउजेंड से भी ज्यादा डीएसए होते हैं। जैसे फेडरल बैंक के पास लाख, हजार, 1,500 डीएसए होंगे, एचडीएफसी के पास 1,000-1,500 डीएसए होंगे, आईसीआईसीआई बैंक के पास 1,000-1,500 डीएसए होंगे। तो ऐसे हर एक बैंक के पास काफी सारे डीएसए हैं। तो उनका पर्पस था लाने का, उन्होंने अपना रीजन दिया था काउंसिल ने अपने मीटिंग में कि डीएसए बहुत सारे हैं और ये सब छोटे छोटे हैं और बैंक हमारी कितनी है, गिनी चुनी बैंक है। तो अगर डिफॉल्ट होगा तो बैंक को पकड़ना इजी होगा। डीएसए को पकड़ने से अच्छा बैंक को पकड़ेंगे तो वो फटाक से पकड़ में आएगा क्योंकि नंबर भी कम है और बैंक बड़ी भी है। डिफॉल्ट होगा नहीं पहली बात, और होगा तो भी बैंक को पकड़ना इजी होगा। सेम टीडीएस के केस में भी जब टीडीएस इंट्रोड्यूस किया था यही कॉन्सेप्ट था कि एक कंपनी के एम्प्लॉय 10,000 20,000 एम्प्लॉय है तो 10,000 20,000 इंडिविजुअल को पकड़ने से अच्छा हम लोग कंपनी को ही पकड़ते और कंपनी पे टीडीएस एप्लीकेबिलिटी लाया था। तो सेम उन्होंने बोला था कि अगर बैंक को पकड़ना इजी है, अगर बैंक कुछ कमीशन पे करेगा डीएसए को तो वो टीडीएस जीएसटी पे नहीं करेगा, उसको जीएसटी खुद अपने जेब से आरसीएम में पे करेगा। तो उनका खाली फंडा था कि डीएसए को जो कमीशन पे कर रहा है उस पे आरसीएम आएगा। और सेकंड उन्होंने बोला था डीएसए भी अपना कंप्लायंस फ्री हो जाएंगे, उनको कुछ रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आईटीसी का रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था जीएसटी डीएसए को एप्लीकेबल करने का आरसीएम के अंडर। तो यहाँ पे उनका इंटेंशन क्या है कि कमीशन पे बैंक जीएसटी पे करेगा। यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि डीएसए से सारी सर्विसेज लिया, तो खाली कमीशन के बारे में बात किया था कि ये कमीशन अगर बैंक ने कुछ डीएसए को पे करेगा तो वो जीएसटी के बिना पे करेगा और जीएसटी अंडर आरसीएम पे करेगा। तो यहाँ पे इनका इंटेंशन क्लियर है कि खाली कमीशन के सर्विसेज पे आरसीएम आएगा। तो सेम हम लोग दूसरे इसमें भी बोल सकते हैं, कंक्लूड क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि डीएसए के अगर केस में आप बोल रहे हो कि कमीशन पे ही खाली जीएसटी आएगा तो बाकी जो है वो तो सेम ही है ना। सेम हम लोग पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे डीएसए का पोस्ट है, रिकवरी एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, डायरेक्टर्स का। तो जो डीएसए के केस में एप्लीकेबल है वही मेरा डायरेक्टर्स के केस में भी होगा कि डायरेक्टर्स ने अगर डायरेक्टर्स की कैपेसिटी में कुछ कंपनी को सर्विसेज दिया तो ही आरसीएम आएगा।
अदरवाइज आरसीएम नहीं आएगा, फॉरवर्ड चार्ज में डायरेक्ट टैक्स को जीएसटी पे करना है। सेम इंश्योरेंस एजेंट और रिकवरी एजेंट के केस में भी। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि डायरेक्टर्स ने अगर कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है कंपनी को, तो उस पे जीएसटी डायरेक्टर्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ना कि कंपनी आरसीएम के अंडर पे करेगा। तो गैस ध्यान रखना, डायरेक्टर्स की कैपेसिटी में अगर कुछ सर्विसेज दे रहा है तो ही उस पे आरसीएम आएगा, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज में डायरेक्टर्स को कुछ जीएसटी लगाना है कंपनी को। ओके, थैंक यू।